बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई के 3 सवालात हैं मुख्तलिफ तरह के, तो उनको मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ। पहला सवाल उनका ये है कि क्या मुश्तरका खाते के अंदर एक शरीक खाता एक मुकम्मल खसरा को फ़रोख्त कर सकता है? तो इसमें आंसर ये है कि वो नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि जब वो फ़र्द लेने जाएगा तो उसको फ़र्द मिलेगा खेवट में से, और खेवट में तमाम खसरे होंगे, सिर्फ एक खसरा नहीं होगा। अब जब मलकियत ट्रांसफ़र होगी तो वो भी ज़ाहिर है फिर खेवट में से ट्रांसफ़र होगी, मतलब ये है कि तमाम खसराजात में से ट्रांसफ़र होगी। अलबत्ता इसमें यह है कि जब बात आ जाए कब्ज़े की, तो कब्ज़ा आप एक खसरे में से दे सकते हैं। वो फ़र्ज़ किया कि एक खसरा है ही आपकी पोजेशन में, आपने आपस में तकसीम किया हुआ है खातादारों ने कि ये खसरा तुम्हारा, दूसरा फलां का। अब वो जो खसरा आपकी पोजेशन में है, कब्ज़े में है, आपने वो कब्ज़ा मुंतकिल कर दिया खरीदार को। इस हद तक तो है कि कब्जा की मुंतकिली मुश्तरी को मिल गई है, वो एक सालम खसरा उसके पास आ गया है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो सिर्फ उसी खसरा में मालिक बनाए, तो ऐसा नहीं है। मालिक वो पूरी खेवट के अंदर बनाए। तो इसलिए मलकियत की ट्रांसफ़र और कब्जा की ट्रांसफ़र, ये दोनों अलग अलग इसको समझें। और साथ में इसमें यह है कि अगर किसी का एतराज़ है तो वो फिर तकसीम में जा सकता है। वो अगर कहता है कि नहीं, ये एक खसरा इसके कब्ज़े में क्यों है, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसकी पार्टीशन में जा सकते हैं। लेकिन वंस अगेन इसमें भी ये है कि अगर अदालत में कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आ जाए कि कहीं माजी में आपने तकसीम की थी आपस में घर में बैठ के, फैमिली पार्टीशन, प्राइवेट पार्टीशन, और उसमें ये खसरा इस शख्स को दिया गया था जिसने ये फ़रोख्त किया है, ये बात साबित हो जाए, तो फिर इसमें बिल्कुल मुमकिन है कि उसका अलग खाता बना के और वो उसी शख्स को दे दिया जाए जिसने वो खरीदा है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है कि मुश्तरका खाते में हिस्से से ज़्यादा रकबा सेल, यानी अगर कोई अपनी मलकियत से ज़ायद रकबा फ़रोख्त कर देता है किसी खेवट के अंदर, तो ये क्या मुमकिन है? तो सीधी बात है, ये मुमकिन ही नहीं है। आप मालिक हैं 2 कनाल के और आप 3 कनाल फ़रोख्त कर दें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको फ़र्द ही नहीं मिलना, आपको तो मिलना है सिर्फ 2 कनाल का। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो ये इलीगल है। होने में तो यहाँ हो जाता है, यहाँ महकमा माल के अंदर कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया है तो जब भी इसकी पड़ताल होगी, ये सामने आएगा कि ये जायद हिस्सा बेचा गया है, बंदा 2 कनाल का मालिक था, इसने 3 कनाल फ़रोख्त किया है, तो वो जो जायद हिस्सा उसने सेल कर रखी है 1 कनाल, वो फिर जो भी इंतकालात दर्ज हुए हैं वो कैंसिल होंगे, और जिस किसी का राइट मुतासर हुआ है उसको उसका राइट दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये पूछा गया है कि ज़मीन की फ़रोख्त का ऑफिशियल रिकॉर्ड पटवारी के रजिस्टर में फ़र्द की नकल के इंदराज के अलावा बैनामा या रजिस्ट्री का रिकॉर्ड कहाँ से मिलता है? तो जनाब, जो बैनामा या रजिस्ट्री आप जिसे कह रहे हैं, ये क्योंकि सब रजिस्ट्रार यानी जहाँ रजिस्ट्रीज होती हैं, आमतौर पे तहसील ऑफिस यानी तहसीलदार के पास ही ये इख्तियार होता है रजिस्ट्रीज का, तो वो जो ऑफिस है उसी के अंदर ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जब भी कोई रजिस्ट्री होती है तो उसके ऊपर एक नंबर लगता है, हर रजिस्ट्री का एक नंबर होता है। सेकेंडली ये है कि डेट होती है कि किस तारीख को ये रजिस्ट्री हुई थी। आप जब वहाँ जाते हैं तो उसकी नकल अप्लाई करते हैं, उसमें आपने जो भी बाया मुश्तरी वगैरह उसके थे, जो डिटेल आपके पास है वो आप मेंशन करते हैं। और अगर आपके पास और कोई डिटेल नहीं है, रजिस्ट्री का नंबर आपके पास है, तो आप सिंपल उस रजिस्ट्री का नंबर और प्लस डेट उनको बताएं, रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी। और रही बात कि अगर आपको पता ही नहीं है कि ये रजिस्ट्री कब हुई और कोई डिटेल्स आपके पास नहीं है, लेकिन पटवारी के पास रिकॉर्ड मौजूद है कि ये किसी रजिस्ट्री के तहत ये ज़मीन खरीदी गई है, तो फिर आपको पटवारी से जो इंतकाल मिलेगा उस पे आपको डिटेल मिल जाएगी। उस इंतकाल पे ये मेंशन होता है कि ये इंतकाल किस रजिस्ट्री के तहत किया जा रहा है, कौन सा बैनामा है जिसके बाद ये इंतकाल दर्ज हुआ है। तो थोड़ी सी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी, यानी उस रजिस्ट्री का हवाला। तो वो हवाला आप लेके वो जाके आप नकल ले सकते हैं तहसील ऑफिस जिसको कहा जाता है, ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ से। जो ज़्यादा पुरानी रजिस्ट्रियाँ हो वो शायद आपको वहाँ से ना मिले, उसके लिए अलग से ऑफिस होगा। लेकिन जो रिसेंट पास्ट की होती हैं वो सारी आपको वहाँ से अवेलेबल होती हैं।